दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के हिंदी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका जिस तरह एग्जाम में पूछता है, इसमें मैंने 100 प्रश्न लिया है, जिसमें आपका बुक का है और आपका व्याकरण का भी है। इसमें दोनों मिक्सिंग प्रश्न है, जिस तरह आपके एग्जाम में आता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और सभी को याद करिए, बिकॉज इसमें से आपके एग्जाम में आने की बहुत सारे चांसेस है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद करिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो कथन है यह किस कहानी में है, ये बताना है आपको। ये पूछा जा रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो कथन है यह किस कहानी में यह पंक्ति है। तो आप जब हिंदी का बुक पढ़े होंगे तो उसमें एक है आपका 2 लेसन में है, उसने कहा था कहानी जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। उसमें लाना सिंह का बहुत ही उसमें मेन कैरेक्टर है। तो जो लाना सिंह वो एक सिपाही है, तो वो बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये कथन किस कहानी का ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कुहासा शब्द है। कुहासा शब्द कैसा शब्द है? या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर और है उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। ये बताना है कि कौन सा शब्द है कुहासा। तो इसका राइट आंसर होगा जो कुहासा शब्द है यह है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुल्लिंग होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, घी शब्द है। घी कैसा शब्द है? घी कैसा शब्द है? घी। तो इसका राइट आंसर इसका भी होगा ऑप्शन नंबर बी कि पुल्लिंग शब्द है घी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है अगला कि नर और नारी और नर एक ही द्रव्य की बनी 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताना है कि नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष एक ही द्रव्य की यानी पदार्थ की बनी 2 प्रतिमाएं हैं। तो यह किस पंक्ति के से लिया गया है, किस कहानी की पंक्ति से लिया गया है, ये बताना है। तो आपका हिंदी में ही है 4 लेसन में, जो कि है आपका अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। इसमें कवि ने शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया है। मतलब वो इसमें बताना चाहते हैं कि हर पुरुष में स्त्री है और हर स्त्री में पुरुष है। और नारीश्वर का अर्थ क्या है? जिसमें आधा पुरुष और आधा नारी हो। तो ये जो यह स्टेटमेंट है यह आपका अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताना है। आपका ये शब्द का संधि विच्छेद करना है। देखिए क्या ऑप्शन में है। ऑप्शन है यथा प्लस इष्ट, येथे प्लस षष्ठ और या प्लस थेष्ट और एथेस प्लस ट। तो इसका अच्छा संधि विच्छेद बताना है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यथा प्लस इष्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो आपका कौन विसर्ग संधि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रातः प्लस काल। प्रातः जोड़ काल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचनाएं हैं? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह की यह रचनाएं है। भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भगत सिंह की। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर कैसा शब्द है? ये बताना है। देशज है, विदेशज है, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो डॉक्टर, डॉक्टर को कोई भी व्यक्ति जो नहीं पढ़ा है वो भी बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर यानी डॉक्टर यह इंग्लिश शब्द है यानी विदेशज शब्द है, विदेश से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट होगा, विदेशज शब्द है। डॉक्टर जो है यह विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डॉक्टर को आप देखते होंगे कोई भी नहीं कहता है कि चिकित्सक आया है, डॉक्टर ही सभी लोग कहते हैं। यह विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? तो देखिए विकास या
उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद 4 होते हैं। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे, यह आपके हिंदी बुक में है यह कहानी, ओ सागानीरा चैप्टर का यह आपका है। तो किसने दी बताना है कि किसने दी। तो गांधी जी जब गए थे चंपारण में तो उन्होंने किसी से पूछा तो कुछ शरण मांगा, तो वहाँ के जो मठ के एक महंत थे, महंत यानी साधु, तो उन्होंने गांधी जी को एक महुआ के पेड़ के नीचे बताया कि वहीं पर आप रहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओ सागानीरा पाठ का यह है आपका, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं इसको। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अधपाका शब्द में उपसर्ग है। अधपाका शब्द में उपसर्ग क्या है इसमें बताना है। उपसर्ग अध है या अधि है या अफी है या अति है, इसमें कौन उपसर्ग है? अधपाका। तो आप जानते हैं उस उपसर्ग किसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अध। अध जो है उपसर्ग है जो कि अधपाका शब्द बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नीडर शब्द में उपसर्ग है। नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीडर। नीडर में बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नी होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी की में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? जो सिपाही की मां कहानी है मोहन अकेश के द्वारा लिखी हुई, तो इसमें जो बिस्नी है उसमें कैरेक्टर दर्शा रही है बिस्नी। तो बिस्नी चारपाई के पास से मोढ़े पर बैठी हुई वह क्या करती दिखाई देती है? प्रश्न इसका देखिए क्या है ऑप्शन, सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या चावल बुनती बताना है। तो वह जो चारपाई के पास बैठकर वह सूत काटते हुए दिखाई देती है, मतलब उस कहानी में लिखा है कि बिस्नी सूत काटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? बताना है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। और जो तुलसीदास अगर पूछे तो तुलसीदास अवधी भाषा के कवि है, अवधी भाषा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? बताना है त्रिफला शब्द। तो जब आप समास अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो समास में बताना है आपको त्रिफला शब्द। आप जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं? एक तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होता है, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययभावी। 6 प्रकार के समास होते हैं, समास का प्रकार है। तो त्रिफला शब्द बताना है। तो जिसमें अंक आता है उससे हम जानते हैं द्विगु समास। द्विगु समास ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास है। त्रिफला शब्द द्विगु समास है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वनमानुष शब्द कौन समास है? बताना है वनमानुष जो है वो कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो वन मानुष यानी वन में जो रहता है वन मानुष, वन का मानुष जो वन में रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वन मानुष तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जितने भी संबोधन होते हैं ना उन सभी को रखा गया है। जैसे चिड़िया माँ, रसोई घर यानी के लिए आप संबोधन पढ़े हैं ना, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इन सभी तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट यानी वन का मानुष का, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को आ रहा है तो तत्पुरुष समास में यह होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी यह कर्म तत्पुरुष समास है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, होली शब्द है। होली कैसा शब्द है बताना है। होली कैसा शब्द है ये आपको बताना है। होली तो होली यह बिगड़ा हुआ रूप है ना तत्सम का, यानी यह संस्कृत का शब्द तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तद्भव किसे बोलते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। तत्सम में तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो इसका राइट आंसर होगा होली तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरेऊ रामायण किन की रचना है? बताना है बरेऊ रामायण किन की रचना है। तो यह तुलसीदास की रचना है। बरेऊ रामायण तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शब्द का विलोम होगा। उच्च शब्द का विलोम तो बहुत आसान है, नीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नीच। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण है यानी ढका हुआ शब्द, तो अनावरण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो इसका राइट आंसर था कि नाभादास की जो राम भक्ति थी वो मर्यादा के स्थान पर, उसमें वो श्रृंगार रस का भरे थे, तो यानी श्रृंगार रस का पुट था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्रृंगार रस का पुट था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे? मरण तक के लिए एक शब्द, तो इसका राइट आंसर होगा मरण तक के लिए यानी आपका आजीवन, यानी जब तक आप जीते हैं उस टाइम तक आजीवन राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आजीवन। मरण तक के लिए एक शब्द है आजीवन। आमरण नहीं होगा, मरण तक के लिए आप आमरण मत मरिएगा, आजीवन होगा। आमरण यानी जो नहीं मरता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? बताना है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। यह एक प्रकार का नॉवेल है, उपन्यास है जो कि बहुत बड़ा बड़ा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो देखिए इसमें कितने स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि हम जानते हैं कि माता पिता, दाल भात, भाई बहन, ये सभी समास तो आप एक बाइक मान देते हैं द्वंद्व समास या आप द्वंद्व समास, लेकिन यह नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वर्ड जो है बराबर है। आप जानते हैं कि माता पिता ये तो आपका माता और पिता यानी यह द्वंद्व समास होगा, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे वर्ड एक ही है, एक ही वर्ड है धीरे धीरे। मतलब आप बोलेंगे माता माता, तो माता माता अभी आपका द्वंद्व नहीं ना होगा, वह धीरे धीरे आपका अव्ययभाव हो जाएगा, यानी यह दोनों वर्ड सेम है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सार्थक और निरर्थक। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के। सार्थक यानी जैसे कि आप बोलते हैं ना भात ओत, यानी आप भात तो हो गया सार्थक, भात का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ओत क्या है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के अर्थ की दृष्टि से शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? हेनरी लोपेज का, ये आपके प्रतिपूर्ति में दिया है, आपके बुक का लास्ट में है ना प्रतिपूर्ति, उसमें तो उनका जन्म हुआ था कांगो में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है। कितने प्रकार के होते हैं शब्द रूपांतर की दृष्टि से? तो रूपांतर की दृष्टि से भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, सकर्मक और सकर्मक और अभिकर्मक, यानी दो प्रकार के होते हैं रूपांतर की दृष्टि से, सकर्मक और अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अकर्मक और सकर्मक होता है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, चैत शब्द है। चैत शब्द कैसा शब्द है यह? तो चैत यह भी आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, तद्भव। अगला प्रश्न है, कलारी की मौत की रचनाकार है। कलारी की मौत की रचनाकार कौन है? कलारी की मौत जिसकी रचनाकार है अंतो चेखव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, धर्म शब्द है। धर्म कैसा शब्द है? धर्म, धर्म तो इसका राइट आंसर होगा धर्म है पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विवाह शब्द है। विवाह कैसा शब्द है ये बताना है आपको। विवाह कैसा शब्द है? विवाह, तो विवाह का शब्द कैसा? विवाह, यानी यह पुल्लिंग शब्द है, यह भी पुल्लिंग शब्द है, विवाह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गुदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? तो लोगों की भीड़ लगी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? संज्ञा बताना है कि रक्षाबंधन कौन सा। तो रक्षाबंधन तो स्पेशली रक्षाबंधन एक ही होता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, व्यक्तिवाचक है रक्षाबंधन, व्यक्तिवाचक। एक ही पर्व मतलब यह अकेला पर्व होता है जो कुछ खास का इंडिकेट करते हुए वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पन्न की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। तो व्युत्पन्न पूछ रहा है तो इसका 3 होता है। कौन कौन? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए एक होता है रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। 3 प्रकार के व्युत्पन्न की दृष्टि से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था जीयनपुर में। जीयनपुर में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। बताना है आपको कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ इसका क्या होगा। आस्तीन का सांप होना, आप किसी को बोलते हैं बड़ा आस्तीन का सांप है, तो इसका अर्थ होगा कि घर में छिपा हुआ शत्रु। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन क्या दिया है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। फिर है निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी परंपराओं के विपरीत कार्य करना। परंपरा जो है उसके अंडर में काम नहीं बल्कि उसके उल्टा काम करना, तो उल्टी गंगा बहना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, पाठ की उक्ति या किस पाठ की उक्ति है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, तो आपके जो हिंदी का लेसन है उसमें जे कृष्णमूर्ति शिक्षा चैप्टर एक लिखे हैं, उसमें वो बताते हैं कि हमें बचपन से ही स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। बचपन से हम स्वतंत्र रहेंगे और किसी चीज़ की भय नहीं रहेगी, तो हम अवश्य मेधावी छात्र बनेंगे या मेधावी एक मनुष्य बनेंगे और कुछ अपने लाइफ में करेंगे। तो वो इसमें बताते हैं शिक्षा चैप्टर में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि यह उक्ति जो है शिक्षा चैप्टर से ली गई है, यानी जहाँ भय है वहाँ मेधा अवश्य नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप डर कर कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी विजय हुई, सेना की, नागरिकों की, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। बताना है किसकी विजय हुई, विजय किसकी हुई, सेना की हुई या नागरिकों की हुई। तो यह पंक्ति ली गई है हार जीत चैप्टर से। हार जीत चैप्टर से अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारे देश में युद्ध छिड़ता है तो ये हम जरूर जानते हैं कि हम भारत जीत गया फिर कोई अन्य देश जीत गया, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उसमें कितने सैनिक मरे। ये सभी कुछ ऐसे होते हैं कि दब जाते हैं, हम वो सब नहीं देख पाते हैं। इसमें हार जीत चैप्टर में ये बताया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, चक्रवात शब्द है। चक्रवात एक ऐसा शब्द है, देशज, विदेशज या फिर तत्सम या तद्भव। तो देखिए यह तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द होगा, यह संस्कृत का मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का परिभाषित शब्द है। पृथ्वी का परिभाषित शब्द क्या होगा। देखिए पृथ्वी ऑप्शन दिया है भूमि, मिट्टी, पताल या इनमें से कोई नहीं, तो पृथ्वी यानी भूमि को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, करबक किन की रचना है। करबक जो कि आपकी हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आपका ये मोटिवेशनल भी चैप्टर है, आप इसे पढ़कर कुछ सीख सकते हैं। करबक चैप्टर जो कि लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। मलिक मोहम्मद जैसी की आप जीवनी पढ़िएगा तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी इनकी जीवनी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कामचोर कौन सा समास है। कामचोर कौन सा समास है। कामचोर यानी काम में जो चोर करता है, अपने काम करने से ऐसे करता है। फिर देखिए ऑप्शन क्या है कि बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है और कर्णधारय समास है। तो देखिए कामचोर, काम को चुराने वाला यानी जो काम में मन नहीं लगाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यह तत्पुरुष समास ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ जो जयशंकर प्रसाद ने रामधारी सिंह दिनकर उनकी जो रचना है उर्वशी, ये बहुत ही फेमस रचना है। इस पर सरकार ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उर्वशी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आजकल कौन सा समास है। आजकल, आजकल यानी अव्ययीभाव समास है या ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। जो हार जीत है यह किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन क्या है, कहीं नहीं वही, अधिनायक, 10 तस्वीरें जिन्हें जाना होगा। तो जो हार जीत कविता है यह कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, कहीं नहीं वहीं से। फिर देखिए अगला प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है आपको। उद्घाटन का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर होगा द के स्थान पर आपको त लगाना होता है। ये आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। व्यंजन संधि जो पढ़े होंगे उनको अच्छी तरह से आता, उत प्लस घाटन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है, तो सिपाही की माँ में जो सिपाही गया था लड़ाई के लिए बर्मा में, तो बर्मा में रंगून है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बर्मा में रंगून है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन क्या है? आत्मजा, अव्ययभाव तो होगा ही नहीं, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए, विशेषण पूछते हैं ना, ये इसी तरह कुछ लगाना पड़ता है। तो आज आत्माजा नहीं होगा, आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या? आत्मिक। ई आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आत्मिक। अगला प्रश्न है, मालती के पति का नाम है। मालती के पति का नाम क्या था? रोज कहानी की मालती नायिका है, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। बातचीत जो कि फर्स्ट लेसन है, उनके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। इसमें बताया गया है कि आप बातचीत कैसे करें। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा जो कि प्राकृतिक से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा उषा के है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है वो। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि, तो वो है जायसी को बोला जाता है। आप 10th में पढ़े होंगे कि घनानंद को प्रेम के पीर के कवि बोला जाता है, लेकिन वहाँ का याद नहीं करना है। अभी प्रेम के पीर के कवि जायसी है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए 60 है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? आप पढ़े होंगे कविता, तो उसमें है। तो तुलसीदास क्या, राम की भक्ति, और तुलसीदास के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक बात है कि जब ऐसे माना जाता है तुलसीदास जब है तो उन्होंने जब रोए तो राम का नाम लिए। इनका बचपन का नाम तुलसीदास का राम बोला, बचपन का नाम है राम बोला। उन्होंने रोआ तो राम बोला, राम। तो उनकी माता का नाम था हुलसी, तुलसी और हुलसी, यानी आप इस तरह याद कर सकते हैं, तुलसीदास थे और इनकी माता का नाम था हुलसी। तो उन्होंने इनका नाम रख दिया बचपन में राम बोला, बाद में इनका नाम तुलसीदास पड़ा। तो यहाँ पर बोला जाए कि राम जी के बहुत ही परम भक्त थे। तो पूछा जाए कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो वे श्री राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरते थे। तुलसीदास श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरते थे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि श्री राम का नाम लेकर तुलसीदास अपना पेट भरते थे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो शिक्षा चैप्टर है आपके बुक में, तो उसके लेखक का नाम बताना है। तो उसके लेखक है आपका जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जे कृष्णमूर्ति। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांव का घर कविता की कवि है। गांव का घर कविता की कवि कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति है। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सादा नीरा में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की चर्चा है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो सूरदास थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही पूज्य थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सूरदास। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जूठन, यहाँ पर जूठन होगा, इंप्रूव कर लीजिएगा, जूठन होगा। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन, तो यह जो जूठन है यह आत्मकथा है, आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, जो कि इसमें अपने आत्म बारे में बताया है, यानी अपने बारे में बताया है इसमें। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति में कौन है? तो कामायनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कामायनी है। इसमें उन्होंने मनु और शत्रुपा के बारे में भी बताया है। फिर देखिए अगला, यह एक प्रकार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अज्ञाय का उपन्यास नहीं है? बताना है इसमें कौन अज्ञाय का उपन्यास नहीं है, ये बताना है। तो देखिए अपने अपने अजनबी, ये तो उनका है उपन्यास। नदी के द्वीप, ये भी है। शेख एक जूनी, ये भी है। लेकिन यह जो त्रिवेणी है यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, त्रिवेणी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था सोयपुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सोयपुर में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती तो वो रोज कहानी की है, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, रोज कहानी की पात्रा है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार दुर्घटना में।
अगला प्रश्न है रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, रजनी प्लस इस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प प्लस अन। फिर देखिए अगला प्रश्न है सत्कार का संधि विच्छेद बताना है। सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कार, तो सत यानी सत्य प्लस कार, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय होता है, विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न है दिनेश का संधि विच्छेद बताना है आपको। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दिनेश, तो दीन प्लस इस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दीन प्लस इस। अगला प्रश्न है आगमन में कौन सा उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो कि पहले से उड़ता है, आगमन में कौन सा था? आ। 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिसमें से आ एक होता है, आ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आ। अगला प्रश्न है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है कि पूर्णिमा, ईमा आ रहा है ना, पूर्णिमा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईमा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ईमा। फिर देखिए अगला प्रश्न है जलज कौन सा समास है? जलज कौन सा समास है बताना है। जलज जो जल में रहता है यानी कमल, तो यानी कर्मधारय समास है, यह कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है दिवालय कौन सा समास है? दिवालय बताना है कौन सा समास है, यानी देवों के लिए आलय के लिए आता है, तो ये जब भी जितने भी संबोधन होते हैं कारक, तो ये सभी जितने भी है ये तत्पुरुष समास में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है बताना है, तो लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है रात दिन कौन सा समास है, तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है आग का परिवाची शब्द है। आग का परिवाची शब्द क्या होता है? तो आग का परिवाची शब्द होता है अग्नि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अग्नि। अगला प्रश्न है ईश्वर का परिवाची शब्द है। ईश्वर का परिवाची शब्द क्या होता है? ईश्वर का परिवाची शब्द, तो इसका राइट आंसर होगा परमात्मा, परमात्मा होता है ना, परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है अंधकार का विलोम बताना है, तो अंधकार यानी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रकाश, उजाला भी हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है अदेह का विलोम क्या होगा? अदेह का विलोम, जिसका राइट यानी अदेह, तो सहदेह हो जाएगा, सहदेह, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है गोरा का विलोम क्या होगा? गोरा का विलोम होगा आपका काला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है, श्यामला भी दिया है, गोरा का काला नहीं होगा, अगर उजला रहता तो काला होगा, अगर यहाँ पर गोरा वर्ड यूज किया है तो श्यामला होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, श्यामला। फिर देखिए अगला प्रश्न है ठंडा का विलोम है। ठंडा शब्द का विलोम क्या होगा? तो गरम, ऑप्शन नंबर बी, गरम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिवाकर का विलोम है। दिवाकर का विलोम क्या होगा? दिवाकर जिसे हम बोलते हैं ना सूर्य को दिवाकर, तो उसे बोलते हैं निशाकर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निशाकर। अगला प्रश्न है साधारण का विपरीतार्थक बताना है, इसके जैसा मतलब साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साधारण, तो असाधारण, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असाधारण। फिर देखिए अगला प्रश्न है जिसका आचरण अच्छा है तो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे हम बोलेंगे सदाचारी, ऑप्शन नंबर बी, सदाचारी। अगला प्रश्न है जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे हम बोलते हैं निर्धन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निर्धन। अगला प्रश्न है घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेचकर, किसी को बोलते हैं ना घोड़ा बेचकर सो रहा है, तो घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गहरी नींद में सोना, निश्चित होना, अधिक मुनाफा कमाना या व्यापार करना। तो गहरी नींद में सोना यानी गहरी नींद में नहीं होगा, इसका अर्थ होगा निश्चित होना, मतलब किसी काम से आप निश्चित फ्री हो जाते हैं तो आप अच्छी तरह से मतलब रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निश्चित होना। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना या आराम से रहना। चैन की बंसी बजाना यानी आराम से रहना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो किसी भी बात को लोग छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा करके लाफड़ा झंझट कर देते हैं, यानी क्या होगा, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव मारना यानी प्रयास कीजिए, आप हाथ पांव मारते रहिए, प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रयास करना। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा से बातें करना यानी बहुत तरक्की करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बहुत तरक्की करना। फिर देखिए अगला प्रश्न है, धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण क्या होगा, धर्म। तो विशेषण पूछते हैं ई कि ये ई सब आता है आपको, तो धार्मिक, धर्मज्ञ नहीं होगा, इक यानी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, धार्मिक होगा इसका विशेषण। नेक्स्ट है, राष्ट्र का विशेषण बताना है। राष्ट्र का, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता नहीं होगा, ये बोले राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, चरित्र का विशेषण है। चरित्र, तो चारित्रिक होगा। ऑप्शन नंबर ए, चारित्रिक। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 100 ऑब्जेक्टिव जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद कर जाइएगा, बिकॉज आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है और आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करना है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। तो इन सभी को अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।